वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है मास कम्युनिकेशन वाली स्टडी चैनल में। एज यू ऑलरेडी नो अबाउट इट कि हम एक सीरीज चला रहे हैं दैट इज यूनिट वन में, जिसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ जर्नलिज्म, मीडिया और कम्युनिकेशन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, जिसमें आज हो गया है डे 5। डे 4 तक की जो क्लासेस हैं वो मैंने अपलोड कर दी हैं। डे 5 पे आज हम बात करेंगे। तो फिलहाल जिनको भी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं पता है, मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले मेरा बैचलर्स और मास्टर्स मास कम्युनिकेशन में है, और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल से ऊपर का रिपोर्टर, एंकर, इन सब में मैंने काम किया है। वहीं टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो 1 साल का मुझे लोकल कॉलेज में मैंने पढ़ाया हुआ है। और वर्कशॉप्स की बात करें तो मैंने रिसर्च प्रपोजल कैसे बनाया जाता है उस पर भी क्लासेस ली हुई हैं। नेशनल लेवल वर्कशॉप, सेमिनार्स काफ़ी अटेंड किए हैं। वहीं अगर अपने एकेडमिक अचीवमेंट की बात करें तो मैंने रिसेंटली ही नेट क्वालिफाई किया है। बिना अब इधर उधर की बात करें, फटाफट से शुरू करते हैं। आज हम डे 5 में क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि आज हम प्रेस कम्युनिकेशन और प्रेस काउंसिल के ऊपर बात करेंगे। क्या होता है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले तो बेसिक डिफरेंस समझते हैं, प्रेस कमीशन और प्रेस काउंसिल होता क्या है। देखो, प्रेस कमीशन मतलब हो गया कि यह एक इंक्वायरी कमेटी होती है। कमीशंस, प्रेस कमीशन मतलब एक इंक्वायरी कमेटी होती है, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पर ये देखा जाता है कि प्रेस में क्या क्या चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस आउट की जा रही हैं, क्या दिक्कतें फेस की जा रही हैं, वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग सजेशन दिया जाता है, रिकमेंडेशन दी जाती हैं। तो उसको हम प्रेस कमीशन बोलते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर कहीं पे कोई सरकार चाहती है कि कोई कमीशंस बने और उसके ऊपर काम हो, ठीक है, तो वो रिकमेंडेशन देगी कि जैसे गुटखा, खैनी, इन चीज़ों पे रोक लगनी चाहिए। ठीक है। तो रिकमेंडेशन देगी, अपना सजेशन देगी। तो केवल सजेशन देने का काम, जैसे मम्मी पापा लोग क्या करते हैं, सजेशन देते हैं, बेटा ये काम गलत है, वो काम सही है। तो इस तरीके का सजेशन देने का जो काम करते हैं वो प्रेस कमीशन करते हैं। इसी के लिए फर्स्ट प्रेस कमीशन जो है बनी थी आपकी 1952 में, और 1954 में अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है। ठीक है। अब ये हो गया प्रेस कमीशन। तो प्रेस काउंसिल क्या है? प्रेस काउंसिल एक स्टैट्यूरी बॉडी है जो लॉ बनाती है, यानी कि ठप्पा लगाती है। ठीक है। जो ठप्पा लगाने का काम होता है, जो पास हो जाता है आपके पार्लियामेंट से, वो काम जो होता है वो आपका प्रेस काउंसिल के अंदर आता है, जिसके अंदर आपके जो प्रेस है वो पत्रकारिता में कौन से रूल्स, लॉ, एथिक्स, लेकिन बनाएगी किसके लिए? देखो, काउंसिल है, किसकी काउंसिल है? प्रेस की काउंसिल है। तो प्रेस से रिलेटेड ही लॉ, रूल्स, एथिक्स सब बनाएगी। ठीक है। तो सारी कंप्लेंट सुनेगी, बॉन्ड करेगी, ठीक है, एडवाइस देगी, और ठप्पा लगा के आपके सामने एक कानून बना के रख देगी। जैसे कि यहाँ पर एक कानून बना हुआ है, प्रेस काउंसिल एक्ट 1978 का एक्ट है। ठीक है, समझ आ गया। चलो एक बेसिक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया फर्स्ट प्रेस कमीशन जो कि 1952 में आई थी, जिसका काम क्या है, जो कि सजेशन देगी कि इंडिया की प्रेस में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं या कोई दिक्कतें क्रिएट हो रही हैं, तो उसका समाधान, उसमें क्या चीज़ रिकमेंड की जा सकती है, उसके ऊपर बात करेगी फर्स्ट प्रेस कमीशन। वहीं अगर हम प्रेस काउंसिल का एग्जाम्पल लें तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई न्यूज़पेपर कुछ गलत करता है, अनएथिकल करता है, तो उसके लिए गाइडलाइन, रूल या वार्निंग देने का काम जो है वो आपका प्रेस काउंसिल करती है। आई थिंक आपका ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेस कमीशन और प्रेस काउंसिल में क्या डिफरेंस है। कमीशन मतलब कि ये आपको सजेशन देगा, आपको रिकमेंड करेगा, और जो काउंसिल है वो लॉ लगाएगा, यानी कि ठप्पा लगाएगा और लॉ बना देगा। दैट्स इट, क्लियर हो गया। चलिए, अब हम लेट स्टार्टेड फर्स्ट प्रेस कमीशन। फर्स्ट प्रेस कमीशन क्यों आई, किस लिए आई, रीजन क्या था, वो सब हम समझते हैं। देखिए, 1952 का वह समय, जिस समय जो चेयरमैन थे वो जस्टिस GS राध्या अध्यक्षा थे। ठीक है। इन्होंने ये कंडीशन देखी कि जो प्रेस है, जो ये हम पत्रकारिता करते हैं ना, पत्रकारिता पत्रकारिता चिल्लाते हैं, जो हमें जर्नलिज्म जर्नलिज्म चिल्लाते हैं, तो ये जर्नलिज्म की कंडीशन कैसी है, इसमें क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए फर्स्ट प्रेस कमीशन का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट होता है 1952 में। क्यों होता है इस्टेब्लिशमेंट? ताकि फॉसी को सिक्योर किया जा सके। फॉसी मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, को बोलने का अधिकार। एक जर्नलिस्ट को क्या है, ऐसा तो नहीं उसके मुंह में जो है पैसे से भर के उसका मुंह बंद कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हालांकि आजकल ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है।
तो उसको रोका जाए, इसके लिए उसको सिक्योर करने के लिए, प्लस येलो जर्नलिज्म को स्टॉप करने के लिए। मैंने आपको बताया था येलो जर्नलिज्म क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो का, येलो जर्नलिज्म का, उसके ऊपर मैंने पूरा का पूरा एक लेक्चर लिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। उसको स्टॉप करने के लिए। दूसरा, वल्गैरिटी और बायसनेस ना फैली जाए, यानी कि जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, कुछ भी एक तरीके, जैसे ये कांग्रेस और बीजेपी के पॉलिटिकल पार्टी के उसमें हम केवल और केवल कांग्रेस की बात रख रहे हैं, बीजेपी की नहीं रख रहे, और बीजेपी की रख रहे हैं तो कांग्रेस की नहीं रख रहे, इस तरीके का एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, प्लस जो भी पैटर्न है चीज़ों को मैनेज करने का, मतलब रूल्स एथिक्स पे किस तरीके से कंट्रोल किया जा सके, तो उसके ऊपर, मतलब जो ये जर्नलिज्म चलाया जा रहा है, तो इसके लिए भी कोई रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो होना चाहिए। तो उसके लिए भी क्या है, ये पैटर्न लागू किया गया था फर्स्ट प्रेस कमीशन में। इसीलिए और क्या चाहिए था, देखो उसके अलावा रीजनल और जो लैंग्वेज होती हैं उसके, उनको प्रमोट करना, क्योंकि क्या होता है ना, ज़्यादातर बेसिक जो भाषाओं में अगर न्यूज़पेपर छपता है वो इंग्लिश और हिंदी में ही छपता था, लेकिन रीजनल लैंग्वेज पे, लोकल लैंग्वेज जैसी होगी पंजाबी, मराठी, गुजराती, इन भाषाओं में भी क्या है कि अब वो न्यूज़पेपर छपना चाहिए। तो इस पे बात हुई, इसके लिए जो है फर्स्ट प्रेस कमीशन आई थी। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जो है मैं आपको बताती हूँ ऑब्जेक्टिव क्या है। यही ऑब्जेक्टिव है कि भाई एग्जामाइन करना, फंक्शनिंग कैसे कर रहा है प्रेस, ठीक है, प्रेस जो भी काम करे, फ्रीडम, उसको भी आज़ादी, उसको भी राइट होना चाहिए, जर्नलिज्म के स्टैंडर्ड्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, और साथ ही साथ न्यूज़पेपर की इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे बेटरमेंट दिया जा सके, इसके लिए जो है आपकी फर्स्ट प्रेस कमीशन आई थी। अब रिकमेंडेशन क्या थी, जो कि एनटीए यूजीसी नेट इसी में से उठा के क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ कि भाई प्राइस पे शेड्यूल एक्ट जो था वो कब आया था, कि क्या रीजन था, रीजन से भी, क्योंकि आजकल असर्शन रीजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। आजकल ऐसा कर रहा है एनटीए कि कुछ भी एक क्वेश्चन बना लेता है और उसके अकॉर्डिंग, उसके आधार पर क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग आपके सामने रख देता है पकी पकाई खीर, और बोलता है कि भाई आप काम करो फटाफट से। आपके सामने पकी पकाई खीर रख देता है और बोलता है बताओ भाई ये रूल कहाँ से आया, ये बात किसने कही, और आपके पास 4 ऑप्शन रख देगा, उसमें स्मॉल न्यूज़पेपर था, नहीं था, और ABCD ऑप्शन बना देगा। मतलब कंफ्यूजिंग स्टेट में क्वेश्चंस बन के आ रहे हैं, जैसे कि आपने देखा होगा क्वेश्चंस एग्जाम, जो आपने एग्जाम दिए हैं उसमें। अब देखो रिकमेंडेशन क्या थी, मेजर रिकमेंडेशन ये थी कि सबसे पहले तो इस्टेब्लिश्ड करना PCI को, यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश करना। क्यों? ताकि रूल्स, रेगुलेशंस, फ्रीडम, एथिक्स, इन सबको मेंटेन किया जा सके, इसलिए। सेकेंड चीज है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्टैंडर्ड इन जर्नलिज्म, यानी कि एक प्रोफेशनल कैटेगरी को डेवलप करना, ठीक है, स्टैंडर्ड को डेवलप करना। मीन्स आजकल क्या हो गया कि जो लोग हैं वो बिना BA इन जर्नलिज्म में या MA इन जर्नलिज्म या फिर डिप्लोमा कोर्स किए ही सीधा जर्नलिस्ट की कैटेगरी में घुस जाते हैं। लेकिन उसके लिए भी क्या है, एक रूल बनने चाहिए कि अगर कोई जर्नलिज्म करना चाहता है, तो अगर उस कैटेगरी में आना चाहता है तो उसके पास BA, MA या फिर एटलीस्ट डिप्लोमा तो हो, तब उसके अकॉर्डिंग उसको जर्नलिज्म की कैटेगरी में डाला जाए। क्वालिफिकेशन उसकी ऐसी होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोटेक्ट किया गया जो भी स्मॉल और रीजनल न्यूज़पेपर हैं उनको, उनके सपोर्ट के लिए। और ये प्रोटेक्ट किसने किया? प्राइस पेज एक्ट ने, जो कि 1956 में आया था। क्या था प्राइस पेज एक्ट? प्राइस पेज एक्ट ये था कि पेजों के हिसाब से न्यूज़पेपर का प्राइस होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई न्यूज़पेपर चार पेज का है तो उसका प्राइस 1 रुपये हो, या फिर कोई न्यूज़पेपर 10 पेज का है तो उसका प्राइस 2 रुपये हो, या फिर इस तरीके से पेज के आधार पे जो है उनके प्राइसेस जो है वो डिसाइड कर दिए जाएं। तो उसके ऊपर आपका प्राइस पेज एक्ट आया था 1956 में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग कंडीशन। देखो इम्प्रूवमेंट इन जो वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो जर्नलिस्ट है, जो एक जर्नलिस्ट है, अब वो क्या करता है, अब वो इतना काम करता है जिसके हिसाब से उसको वेजेस नहीं मिलते हैं। पूरा दिन भर वो दिहाड़ी मजदूरी करता रहता है, 8-8, 9-9 घंटे की जॉब करता है, लेकिन सैलरी क्या है, 5,000, 6,000, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस नहीं मिल रही है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए भी ये रूल लाया गया था। इसके अलावा टू प्रिपेयर एंड मेंटेन फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द प्रेस, भाई जो भी क्या दिक्कतें हैं, परेशानी है, तो उसके लिए भी प्रिपेयर करने के लिए आया। उसके अलावा एक अलग से RNI भी यहाँ पे स्टैब्लिश्ड होती है 1 जुलाई 1956 से, ठीक है।
और क्यों होती है? ताकि जितने भी नए न्यूज़पेपर आ रहे हैं वो अपने आप को रजिस्टर कर लें इस आरएनआई के अंदर, ठीक है। उसके अलावा एस्ट्रोलॉजिकल प्रिडिक्शंस को लेकर भी यहाँ पे बात की गई थी और नेचुरल प्रोटेक्शंस को लेकर भी यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ओके, सो अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज मेंबर। कितने मेंबर थे फर्स्ट प्रेस कमीशन के अंदर? देखो टोटल 10 मेंबर थे। कौन कौन से थे वो आप फोटो में देख सकते हैं, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है। जस्टिस JS राध्या अध्यक्षा हैं, उसके अलावा CP रामा स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, PH पटवर्धन है, J नटराजन है, DR आचार्य नरेंद्र देव हैं, M चालापति राव हैं, K रामाकृष्णन राव हैं और K सनातनम है, VK नरसिम्हन है। अब ये जो है ना, मैंने जो ये आपको मेंबर की लिस्ट दी है, एक्यूरेट एग्जाम में उठ के आता है NTA के कि बताओ भाई कि जो फर्स्ट प्रेस कमीशन है उसमें से कौन सा मेंबर नहीं था। अगर किसी को यही नहीं पता होगा कि मेंबर कौन कौन से थे तो वो क्या खाक उसमें टिक लगा पाएगा? तो देख लो इस तरीके का आता है। और इसके लिए भी आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है अपने दिमाग में कि यार अब कैसे याद होगा। देखो उसके लिए भी मैं ट्रिक लेके आई हूँ। देखो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये कहती है कि राज्य का अध्यक्ष बनने वाले होते हैं। राज्य का अध्यक्ष, राज्य से क्या हो गया? GS राज्य अध्यक्षा। और कौन बनने वाले हैं? राज्य का अध्यक्ष, अध्यक्ष मतलब हो गया राज्य GS राज्य अध्यक्षा, ठीक है। बनने वाले कौन है? रामा। कौन है? रामा स्वामी। कौन बनने वाले हैं? रामा स्वामी जो है राज्य अध्यक्ष बनने वाले हैं, ठीक है। वह जाहिर करते हैं, वह क्या करते हैं? जाहिर करते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जाहिर करते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। किसमें? नटराज की मूर्ति का। किसकी? नटराज की मूर्ति का। आचार्य चलो, ठीक है, वो आचार्य जी से कहते हैं, आचार्य जी से, आचार्य जी चलते हैं, चलो चलते हैं। रामकृष्ण जो है रामकृष्ण के यहाँ शांति से और जो है नरसिम्हन मत बनो, ठीक है। रामकृष्ण के साथ चलते हैं, शांति से नरसिम्हन मत बनो। देखो ट्रिक याद हुई। देखो राज्य अभिषेक हो रहा होता है, राज्य अभिषेक हो रहा होता है किसका? आपका रामास्वामी का। और यहाँ पे बात जाहिर होती है कि भाई परिवर्तन होना चाहिए। किसका? नटराज की मूर्ति का। अब इतने में आचार्य को बोलते हैं कि आचार्य जी, आचार्य जी चलो चलते हैं। कहाँ चलते हैं? रामास्वामी के साथ चलते हैं, शांति के साथ चलेंगे, ज्यादा नरसिम्हन मत बनो। नरसिम्हन कौन था? जो वो नरसिंह भगवान थे ना, वो जो पेट चीर देते हिरण्यकश्यप का, तो वो ना बनो, ये कह रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ट्रिक? ठीक है, ओके। सो अब देखो ये यहाँ पर मैंने एग्जाम ये भी दे दिया आपको कि कब से कब तक के हैं ये। 1952 से, मतलब जब ये गठित हुई उसके बाद बनी 54 में, उसके बाद, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि चेयरमैन कौन थे? तो जस्टिस JS राध्या अध्यक्षा थे, ठीक है। इतना याद रखना, याद हो गया? ओके। अब यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट मैंने आपको बताया। 1952 में ये गवर्नमेंट में आई थी फर्स्ट प्रेस कमीशन। 54 में रिपोर्ट सबमिट करती है। और मेन क्या क्या काम थे? देखो प्रेस काउंसिल को यहाँ पर गठित किया गया, PCI को, RNI यहाँ पे स्टैब्लिश की गई थी। उसके अलावा वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, जो कि एक्ट का ईयर क्या है? 1955। क्या है वर्किंग जर्नलिस्ट एक्ट? वेजेस को इम्प्रूव करना, ठीक है, ओके। सो अब मैं आपको बताती हूँ सेकंड प्रेस कमीशन। क्या बताने वाली हूँ? सेकंड प्रेस कमीशन, जो कि फर्स्ट प्रेस कमीशन में बता चुके हैं। सेकंड प्रेस कमीशन पे आते हैं। सेकंड प्रेस कमीशन का जो स्टेब्लिशमेंट ईयर है, मतलब जो वो आई थी 1978 में आई थी। भाई ये क्यों आई? किस लिए आई? भाई हमारे पास फर्स्ट प्रेस कमीशन थी, भाई क्यों लाने की जरूरत थी हमें सेकंड प्रेस कमीशन की? हमारे पास तो ऑलरेडी फर्स्ट प्रेस कमीशन थी, भाई हमें क्यों था? चेंजेस करने के लिए। क्या चेंजेस करने के लिए? जो प्रेस की फंक्शनिंग है, जो उसके स्ट्रक्चर्स हैं, रूल्स हैं, उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाने चाहिए। वहां पर तो ये था कि भाई जो ये प्रेस है वो किस तरीके से काम कर रही है, उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके, उसके लिए थी। यहाँ पे उसकी फंक्शन के ऊपर काम करने के लिए आया कि भाई वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, लेकिन यहाँ पर फंक्शनिंग के ऊपर और अच्छे से काम हो, डेमोक्रेसी का इस्तेमाल करके हो। भाई लोकतांत्रिक जैसे देश का जो हम बोलते हैं कि हम कंट्री में रहते हैं, हम बोलते हैं ना पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, ठीक है। तो जो ये डेमोक्रेसी बनी है, लोकतंत्र बना है, तो इसको कैसे जर्नलिज्म में कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। और फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए, प्रेस में फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए हम सेकंड प्रेस कमीशन लेके आए थे। इसीलिए यहां पर उस समय 1978 के आसपास में जो यहाँ पे चेयरपर्सन थे वो कौन थे? जस्टिस PK गोस्वामी थे, ठीक है।
पीके गोस्वामी थे। ये क्वेश्चन आया था 2025 में जून अटेम्प्ट में कि बताओ भाई जो इसके चेयरपर्सन थे क्या वो पीके गोस्वामी थे, के मैथ्यू थे। तो याद रखना 1978 में तो भाई आपके पीके गोस्वामी थे, ठीक है। और इसने अपनी रिपोर्ट फाइनल सबमिट जो की थी वो 1982 में की थी। लेकिन जब ये 80 के आसपास 1980 में आपके जो चेयरपर्सन बने थे वो के मैथ्यू थे। 78 बोलेगा यानी कि जिस समय बात हो रही है, इस्टेब्लिश होने की बात हो रही है कि भाई हम फंक्शनिंग में काम करेंगे, प्रेस के अंदर ये काम करेंगे। फर्स्ट प्रेस कमीशन में बोल रहे हैं कि हम उसकी कंडीशन को इम्प्रूव करेंगे, और यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई फंक्शनिंग में काम करेंगे। तो यहाँ पर जो फंक्शनिंग पे काम करने की बात बोली जा रही है, तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे फंक्शनिंग की बात बोली जा रही है। तो उस समय जो चेयरपर्सन है वो है आपके कौन, पीके गोस्वामी। लेकिन जब 1980 में जब दोबारा ये रिपोर्ट आती है सेकंड प्रेस कमीशन की, तो उस समय के मैथ्यू हैं जो रिपोर्ट अपनी सबमिट करते हैं 1982 में। अब देखो इसके भी क्या ऑब्जेक्टिव हैं। इसके ऑब्जेक्टिव ये हैं कि भाई स्टडी करनी है समाज में। ऐसा नहीं है डेमोक्रेसी हमने बोल तो दिया मुंह से और प्रेस में उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, भाई करना चाहिए, तो उसके लिए आई। दूसरा यह देखने के लिए कि जो प्रेस है वो किस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, और जर्नलिज्म के जो प्रोफेशनल तरीके से काम हो इसको इम्प्रूव करने के लिए आई। जो भी पैटर्न्स वगैरह यूज किए जा रहे हैं न्यूज़पेपर में उसको मैनेज करने के लिए आई। छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर होते हैं जो रीजनल लोकल लेवल पे होते हैं उनको कैसे डेवलप किया जा सके, इसके लिए सेकंड प्रेस कमीशन आई थी। पता लग गया ना किस लिए आई थी, भाई डेमोक्रेसी को बढ़ाने के लिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ प्रेस की, जो भी है स्टैंडर्ड्स को बनाओ। छोटे छोटे जो लोकल लेवल के जो न्यूज़पेपर हैं उनको ऐसा ना हो कि बड़े न्यूज़पेपर तो चल पड़े लेकिन जो छोटे न्यूज़पेपर हैं उनका कहीं कुछ नामो निशान ना रहे, तो उनको भी डेवलप करने के लिए जो है सेकंड प्रेस कमीशन आई थी। मेजर रिकमेंडेशन देखो क्या थी, टू बिल्ड अ कोऑर्डिनल रिलेशन डेवलप ऑफ स्मॉल न्यूज़पेपर, छोटे छोटे न्यूज़पेपर को आपको बढ़ाना है। दूसरा, टू सेपरेट न्यूज़पेपर इंडस्ट्री फ्रॉम कमर्शियल इंटरेस्ट, भाई जो न्यूज़पेपर की इंडस्ट्री है उसको कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए अलग करना। अलग से एनडीसी को फॉर्म करना, नेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी को अपॉइंट करना। प्राइस पेज जो शेड्यूल था उसको यहाँ पर रीडिफाइन यानी उसमें और ज्यादा चेंजेस लाए गए सेकंड प्रेस कमीशन में। उसके अलावा एक अलग से एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी भी लाई गई। और जो सेकंड प्रेस कमीशन थी ना वो फंक्शनिंग के लिए तो कायम करती थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि बायस्ड होके काम करती थी, अनबायस्ड होके काम करती थी। इक्वालिटी के ऊपर ज्यादा मेन फोकस रहता था। इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है ऑलरेडी एग्जाम में कि कौन से कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जो सेकंड प्रेस कमीशन है वो काम करती थी। तो याद रखना इनफॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट को लेकर जो सेकंड प्रेस कमीशन है वो काम करती थी। की एरिया क्या है, देखो सबसे पहला प्रेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर काम होना, न्यूज़पेपर के स्ट्रक्चर को चेंज करना, फाइनेंशियल कंडीशंस को सुधारना। उसके अलावा डेमोक्रेसी को भाई जो लोकतंत्र हम कह रहे हैं, लोकतांत्रिक देश हम कह रहे हैं, तो उसको किस तरीके से हम प्रेस में इसका इस्तेमाल किया जा सके। और जो भी एथिकल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं वो फॉलो होने चाहिए, यानी कि भाई रूल बना दिए और उसे कोई फॉलो करने वाला नहीं है, तो भाई फॉलो करना भी उसको क्या है, जरूरी है। ठीक है, चलिए अभी मैंने आपको फर्स्ट प्रेस कमीशन के आपको मेंबर्स बताए थे, अब सेकंड प्रेस कमीशन के मेंबर्स भी सुन लो कौन कौन है। देखो कौन कौन है, गिरिलाल जैन है, रणवीर सिंह है, पीवी गडगिल है, एमआर गणेश है, ससीर कुमार है, मुखर्जी है, राजेंद्र माथुर है, अमृता प्रीतम है, प्रोफेसर एच के प्राणजपे है। उसके अलावा आपका प्रेमचंद्र वर्मा है, ए एन मौला है। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताती हूँ ट्रिक, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आपको ना टेंशन नहीं लेनी यार मेंबर्स कैसे याद होंगे, ये कैसे याद होंगे, वो कैसे याद होंगे, भाई मैं हूं यहाँ पे मौजूद, आपको ट्रिक्स भी मिलेंगी। ठीक है, देखो क्या है, जैन यानी गिरिलाल जैन की क्या है, रणभूमि में, किसमें, रणभूमि में गाडगिल का युद्ध होना था। किसका, गाडगिल का युद्ध होना था। पर गणेश जी की मूर्ति, गणेश जी की मूर्ति, वो भी गणेश जी की मूर्ति थी। ठीक है, गणेश जी की मूर्ति मुखर्जी नगर से आई थी। कहां से आई थी, मुखर्जी नगर से आई थी। बड़ी मधुर थी, क्या थी, बड़ी मधुर थी। और युद्ध में नीति थी, युद्ध में नीति थी, प्रीतम की याद करना करना मना था, क्योंकि प्राण जाए पर प्रेम को याद करना मना है। मौला, समझ आई, ट्रिक समझ में आई। देखो गिरिलाल जैन से हो गया कि भाई गिरिलाल जैन यानी कि जैन की भूमि,
जैन की भूमि, जो कि रणबीर, रणवीर से होगा रणभूमि, रणभूमि में क्या होना था, युद्ध होना था। और जो वो रणभूमि थी वो कौन सी थी, गाडगिल की थी, जहां पर गणेश, गणेश की मूर्ति थी, ठीक है। और वो भी एक, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिखना भूल गई, वो गणेश की जो मूर्ति थी वो शीशे की बनी थी, शीशे की, शीर से हो गया, शीशे की बनी थी। और किस मोहल्ले में थी, मुखर्जी नगर के मोहल्ले में थी, ठीक है। और बहुत ज्यादा मधुर थी वो मूर्ति, बहुत ज्यादा मधुर थी। क्यों? क्योंकि बोलते थे कि उस मूर्ति को देख के प्रीतम की याद आ जाती थी। किसकी? अपने प्रीतम, यानी कि अपने प्रेम की याद आ जाती थी। और प्रेम प्रेम की याद की वजह से प्राण जाए वाली बात हो जाती थी, प्राण जाए वाली बात हो जाती थी। और लोग सोचते थे यार अब तो, जैसे चांद में बात करते ना लोग, प्रेम की, प्रेम की, तो वही वाला चांद जो है वो क्या हो गया है, मौला, मौला, ठीक है। चांद जो है, या तो ये वाला भी ट्रिक याद कर सकते हो जो मैंने अभी अभी नई नई बनाई है, ये भी याद कर सकते हो कि प्राण जाए और चांद जो है वो बोलता क्या है, मौला मौला बोलता है। चांद जो है मौला मौला बोलता है। आप ये ट्रिक भी याद कर सकते हैं। देखो मैंने अभी बैठे बैठे एक ट्रिक और बना दी है। मैंने क्या बोला आपको ना, सिर्फ याद करना है, आपको सिर्फ देखना है कि जो ये मेंबर्स की जो नेम लिखे हुए हैं ये एग्जैक्ट एग्जाम में उठ के आते हैं। और इसमें से ये पूछा जाएगा, 4-5 नाम दे दिए जाएंगे और पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा मेंबर नहीं था। अब आपको लिस्ट तो पता नहीं होगी तो आप कैसे जानोगे? तो मैंने आपको ट्रिक बता दी कि भाई सेकंड प्रेस कमीशन की ट्रिक ये है, सेकंड प्रेस कमीशन के मेंबर्स की ट्रिक ये है कि भाई जैन की धरती थी, जिसको रणभूमि बोलते हैं, वहां पे गाडगिल का युद्ध होना था, जहां पर गणेश की मूर्ति थी जो कि शीशे की बनी थी, मुखर्जी नगर से आई थी, बहुत ज्यादा मधुर थी। और उस समय प्रीतम को याद करना मना था, क्योंकि लोग बोलते थे कि प्राण जाए पर प्रेम ना जाए, ठीक है। हाँ ये भी बोल सकते हो, प्राण जाए पर प्रेम ना जाए मौला, प्राण जाए पर प्रेम ना जाए मौला। देखो ये भी ट्रिक बन गई है। तो मतलब है कि आपको ट्रिक बनाने से मतलब होना चाहिए, समझ आई? ओके। अब मैं आपके सामने बात कर रही हूँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की। अभी मैंने आपके सामने पूरा प्रेस कमीशन पूरा का पूरा हमारा फिनिश अप हो गया है। अब हम प्रेस काउंसिल पे बात कर रहे हैं, प्रेस काउंसिल की शुरुआत कैसे हुई। प्रेस काउंसिल मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी, ऑटोनोमस बॉडी, जो कि रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स ये सब बनाने का काम करेगी। अब देखो ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, क्वासी जुडिशियल बॉडी है, जिसका मतलब क्या है, रूल्स रेगुलेशन ठप्पा लगाने का काम करेगी, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। अगर बात करें पीसीआई के स्टैब्लिशमेंट की, तो 4 जुलाई 1966 को पीसीआई स्टैब्लिश्ड होती है। अपनी फंक्शनिंग जो प्रॉपर तरीके से करती है वो 16 नवंबर 1966 से करती है। इसी वजह से हर साल 16 नवंबर को नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है। जो मैं बोल रही हूँ ना वो हवा में मत नोट करना, वो याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है कि 16 नवंबर को क्या बनाया जाता है, तो नेशनल प्रेस डे बनाया जाता है। और उसके ही ड्यूरिंग इमरजेंसी के दौरान 1976 में जो पीसीआई है वो एबॉलिस्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद इसको दोबारा लाया जाता है 1978 में। क्यों लाया जाता है? क्योंकि भाई अब बंद हो गई तो हमें चलाना तो है ना, हमें तो कंट्री में भाई ठप्पा लगाने के लिए एजेंसी तो लानी पड़ेगी ना। तो वो ठप्पा लगाने के लिए जो एजेंसी लाई गई वो 1978 में लाई जाती है। समझ आ गया? ओके। तो ऑब्जेक्टिव यही थे कि भाई जो प्रेस है वो उसके स्टैंडर्ड्स को सेव किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, और जो भी काम हो वो एथिकल और रिस्पॉन्सिबल तरीके से होना चाहिए। जो भी फंक्शनिंग ये थी कि भाई जो जर्नलिस्ट है वो इन्वेस्टिगेट करके अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जर्नलिस्ट के साथ कोई अत्याचार हो रहा है तो भाई वो सहता रहेगा, नहीं। उसके लिए भी यहाँ पे काम हो, ठीक है। और मिस कंडक्ट नहीं होना चाहिए, गाइडलाइंस वगैरह फॉलो होनी चाहिए, तो यही सब है। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन मीन्स कि यहाँ पे कितने मेंबर्स हैं पीसीआई में, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो 28 मेंबर्स तो हैं, लेकिन एक चेयरपर्सन है जो कि रिटायर्ड जज है सुप्रीम कोर्ट का। जो भी यहाँ पे चेयरमैन बनेगा पीसीआई का वो सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज होना चाहिए। ये एक कंडीशन है जो कि फॉलो होनी चाहिए, जो कि आपको भी पता होगा फॉलो होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो ये है। अब देखो ये चार्ट ना ऐसी ही नहीं है, हवा में नहीं है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। देखो एक तो चेयरमैन हो गए जो सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, 13, उसके नीचे 13 वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। उस वो 13 वर्किंग जर्नलिस्ट जो हैं उसमें से 7 तो लोग हैं जो भाई जर्नलिस्ट हैं, जो फील्ड में जाते हैं काम करते हैं। 6 वो लोग हैं जो डेस्क में बैठ के एडिट वेडिट करते हैं। 6 उनमें से ये हैं जो मीडिया में चीज़ों को मैनेज करते हैं।
और एक हो गई न्यूज एजेंसी जो काम कर रही है, जैसे कि लगा लो हमारा अमर उजाला, दैनिक जागरण, एक न्यूज एजेंसी हो जाती है जहाँ पे लोग काम करते हैं। फिर उसके बाद 3 जो है वो स्पेशल नॉलेज के लिए, अदर अदर फील्ड के लिए वो लोग रखते हैं। 5 जो है वो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 2 राज्यसभा के होते हैं और 3 लोकसभा के होते हैं। क्लियर हो गया? तो जो ये टोटल मेंबर्स हैं ये तो 28 हैं, लेकिन एक चेयरमैन को लगा के ये कितने मेंबर हो गए? 29। तो टोटल मेंबर्स जो है वो यहाँ पे 29 है, लेकिन जो अगर नॉर्मल लेवल पे देखा जाए विदाउट इंक्लूडिंग चेयरपर्सन तो 28 मेंबर्स होते हैं। क्लियर हो गया? अब पावर यही है भाई कि जर्नलिस्ट की राइट का हनन नहीं होना चाहिए, वायलेट नहीं होना चाहिए। उसको अगर उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो पनिशमेंट भी दी जाएगी, लॉ बनाए जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, मेन फोकस क्यों बनाएंगे ये पीसीआई, जब हम बोलते हैं घर में भाई क्यों करें ये काम, इसके पीछे असल वजह है क्या? तो असल वजह जैसे पीसीआई बनाने के पीछे यही है कि भाई फेक न्यूज ना पहले फैलाई जाए, क्योंकि आजकल फेक न्यूज बहुत जल्दी फैल रही हैं, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी फैल रही हैं, अनएथिकल चीजें होती जा रही हैं। एक जर्नलिस्ट का राइट जो है वो खत्म होता जा रहा है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही पीसीआई का क्या हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है? अब यहां से ये क्वेश्चन भी आएगा कि भाई चेयरपर्सन कौन है पीसीआई के? तो भाई 1966 में ये गठित हुई थी, जो मैंने बताया 4 जुलाई 1966 में आई थी। तो तब से लेकर अब तक यानी 2026 तक कौन कौन से चेयरपर्सन हैं वो देख लीजिए। देखो, जे आर मुदुलकर हैं। अब देखो ये क्वेश्चन ना एग्जैक्ट जून 2024 में जब ऑफलाइन पेपर हुआ था, आपने नोटिस किया होगा उस टाइम पे जब हम 18 आई थिंक 18 जून के टाइम पे पेपर हुआ था, और वो पेपर बाद में पोस्टपोन भी हो गया था। तो उसमें ये क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट, बताओ भाई ये कौन से सन में है, क्या सन में है। देखो सन भी लिखे हुए हैं, ध्यान से देख लेना, सन भी लिखे हुए हैं, कौन सा चेयरपर्सन कब आया हुआ है। जैसे जे आर मुदुलकर 1966 से 68 के बीच में है, गोपालाचारी अय्यर 68 से 75, यानी कि ये उस दौरान भी रहे हैं जिस समय इमरजेंसी का दौर भी आया था। फिर उसके बाद ए एन ग्रोवर है 79 से 85 के बीच में। फिर ए एन सेन है 85 से 89 के बीच में। फिर सरकारिया है जो कि 89 से 95 के बीच में है। सावंत है 95 से 200 2001 में। फिर रेड्डी है 2001 से 2005। फिर जी एन रे है 2005 से 2011। फिर काजू जी हैं जो 2011 से 2014। फिर प्रसाद है मुरली प्रसाद चंद्र मुरली कुमार प्रसाद जो कि 2014 से 2021 है। अभी देखो अभी ये है रंजना प्रकाश देसाई, अभी लेटेस्ट में यही है 2022 से लेकर 2026 अभी भी चल रही है प्रेजेंट में। ठीक है? तो अभी हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ पीसीआई, दैट इज रंजना प्रकाश, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है? हो गया? ओके। तो आज के लिए बस इतना ही है। नेक्स्ट क्लास हम जो है मॉडल्स के ऊपर करेंगे। देखिए मैं आपके सामने बताती हूँ कि मैंने जो है अभी तक कितना कवर कर दिया है। पेपर 1 जो यूनिट 1 है वो कितनी कवर अप हो गई है आपकी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। वेट, ओ सॉरी, यहाँ पे मुझे इसमें ये देखिए यूनिट 1 में आपका कॉन्सेप्ट वाला पार्ट हो गया है, मास कम्युनिकेशन वाला पार्ट हो गया है, ग्रोथ हो गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, लैंडमार्क्स वगैरह, स्टेटमेंट्स वगैरह ये सब डिस्कस हो गई है। मीडिया लिटरेसी, मीडिया क्रिटिसिज्म, इस पे मैंने आपको बोला था ऑलरेडी, लेक्चर्स अपलोड है, वो भी आप देख चुके होंगे। प्रेस काउंसिल, प्रेस कमीशन से भी हमारा पूरा कवरअप हो चुका है। अब जो नेक्स्ट हम पार्ट पढ़ेंगे वो मॉडल्स और थ्योरीज ऑफ मास कम्युनिकेशन में होगा, जिसमें हम मॉडल्स हो गए, थ्योरीज हो गई, इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे, जिसमें नॉर्मेटिव थ्योरी, आपकी जितनी भी थ्योरीज हैं, मेन थ्योरीज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और अगर आपको थ्योरी पे इन डेप्थ अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगी, लेकिन वो जब मैं वीडियो मॉडल्स पे बनाऊंगी ना तो तब मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है? तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ये चैनल को, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन वाला है, मास कम वाला है, और एक अलग से मास कम्युनिकेशन की जॉब वाला चैनल भी है, जो कि आप ये व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं, और आपको यहाँ पे जो भी जो भी आपको इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी, जिसमें आप जान पाएंगे कि जॉब्स कहाँ कहाँ पे, क्योंकि मास कम्युनिकेशन एक रेयर सब्जेक्ट है और इसकी जॉब्स भी मिलना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टीचिंग हो या आपको जर्नलिज्म के सेक्टर में ही जॉब देखनी है तो वो आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। यहाँ पे आपको अप टू डेट, यानी कि कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर, कश्मीर टू कन्याकुमारी बोलते हैं ना, कश्मीर टू कन्याकुमारी, तो वहां से लेकर वहां तक की जहाँ पे भी मास कम्युनिकेशन की वैकेंसी निकलेगा वो यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।